नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं सूरज और मैं इस चैनल में आप लोग का अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई कर रहे थे और उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन तक डील कर चुके थे। तो आज हम लोग 11 क्वेश्चन से डील करेंगे और मैं पूरे 1500 क्वेश्चन बोला था कि डील कराऊंगा। मैं फिर बोलता हूँ, मैं पूरा 1500 कराऊंगा, उससे एक भी क्वेश्चन मैं कम नहीं कराने वाला हूँ। पार्ट बाई पार्ट मैं डालते चलूँगा। और देखिए, कहने का तो 1500 क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत सारी क्वेश्चन मैं तो डिस्कशन कराता हूँ, उसमें भी अदर बहुत सारी क्वेश्चन बताता हूँ। लेकिन अगर सोचिए एक एक क्वेश्चन गिनेगा, जितने मैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूँ उसमें, तो 1500 नहीं, ये तो 3000 4000 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसीलिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 222, ऑप्शन डी 345। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 330। देखिए, अब जैसे बोला है क्या, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति है, तो जैसे हम लोग का यहाँ हेडिंग बन रहा है लोकसभा। तो चलिए आज मैं आपको इसमें लोकसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सारे में क्वेश्चन डील कराता हूँ। सबसे पहले आप जानिए कि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हाउस ऑफ द पीपल। तो आप याद रखिएगा लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। अब कितने में कहा गया ये? तो 1954, 1954। याद रखिएगा लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल 1954 में कहा गया। कितना में? 1954। ये डेट याद रखिएगा, 1954। तीसरा पॉइंट है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप याद रखिएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का आता है। और लोकसभा जो होता है कितने अनुच्छेद में आता है? तो लोकसभा 81 अनुच्छेद में आता है, 81, आर्टिकल 81। याद रखिएगा आर्टिकल 81। उसके बाद कभी कभी पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उसकी नियुक्ति जो करता है लोकसभा का ही सदस्य करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा का योग्यता देख लीजिए कुछ कुछ, तो लोकसभा का चुनने जाने के लिए, सदस्य होने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए कभी कभी इसके सीट से भी क्वेश्चन आता है, तो पहले भी मैंने बताया था, अभी फिर बता देता हूँ कि लोकसभा में जो वर्तमान सीट है, वर्तमान 545 है। अब मैक्सिमम जो हो सकता है 552 हो सकता है। देखिए फिर से सुनिए, वर्तमान 545 और मैक्सिमम 552 हो सकता है। तो 545 में से जो होता है, दो इसमें एंग्लो इंडियन होता है। क्या होता है? एंग्लो इंडियन, आंग्ला भारतीय समुदाय जिसको कहते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो 545 में से दो हो गया एंग्लो इंडियन, बचा कितना आपका? 543। अब 543 में से 530 राज्यों से चुने जाते हैं, 530 राज्यों से, और 13 आपको जो चुने जाते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट्स और याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है किसको डिनोट करता है? लोकसभा को डिनोट करता है। तो देखिए इतने सारे नॉलेज हम लोग लोकसभा से लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट के सर्किट हाई बेंच में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। देखिए इससे भी हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट से। तो आप पहले सबसे पहले जानिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। कितना? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, लेकिन स्थापना जो हुआ था 1774 में हुआ था। ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। कितने बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं? 1774 भी आई है, नोट कर लीजिए।
कलकत्ता का जो स्थापना हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, लेकिन जो स्थापित हुआ था 1774 में जाके हुआ था। एक क्वेश्चन और अभी देखिए करंट अफेयर्स में बन सकता है ये, कि कलकत्ता का हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश था दीपांकर दत्ता, उसकी नियुक्ति अब बम्बई हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश में हो गई है। दीपांकर दत्ता जो था कोलकाता का हाई कोर्ट जो था मुख्य न्यायाधीश, वो अब बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी बम्बई हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी केरल हाई कोर्ट। चलिए देखिए आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा इसमें नोट्स भी बनाया हूँ कि केरल हाई कोर्ट जो है, केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, यह कोच्चि में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई है। चलिए सुनिए बात को ध्यान से, केरल हाई कोर्ट जो था ना वो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है और कहाँ ये कोच्चि में, बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आदेश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बात देखिए ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जज जो होता है वो जज की नियुक्ति कौन करता है, कैसे बनते? तो आपको ये सिंपल सा शॉर्ट याद रखना है कि कानून जो भी बनता है वो संसद के द्वारा बनता है। कानून जो भी बनता है किसके द्वारा बनता है? संसद के द्वारा। तो किसी को हटाएगा भी सुप्रीम कोर्ट को तो कौन हटाएगा? संसद ही हटाएगा, बात याद रखिए। दूसरा देखिए नोट्स आप लोग के लिए बना दिए हैं, संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल भी सकता है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। कितने जज थे? 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10 हो गया, 1956 के सेशन में 10 हो गया, और 1960 में 13 हो गया, और 1977 में 17 हो गया, और 1950 में 25 हो गया। 1985 में कितना हो गया था? 25 हो गया था। वर्तमान में भी जो संख्या है जज का वो 31 है। कहीं कहीं आपको बुक में देखिए 33 भी मिलेगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा, दोनों डाटा याद रखिए। कहीं कहीं 31 और 33 भी मिलेगा। अब दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक, कहीं कहीं बुक में 33 भी दिया हुआ है, लेकिन अभी याद रखिए वर्तमान में जो जजों की संख्या है 31 है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? देखिए बहुत भी है इंपॉर्टेंस, मेंस का एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है ये। देखिए इतने ही जीवी क्वेश्चन आते हैं मेंस में। बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना चाहिए? तो आप याद रखिएगा 10 वर्ष। क्या टाइमिंग होना चाहिए? 10 वर्ष। कम से कम 10 साल का उसका जज होना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 10 ईयर्स, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, DVI लगा लें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो आप याद रखिएगा 69वां संशोधन, 69 संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें भी नोट्स आप लोग को बना दिए। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1991 में हुआ था। इसके अंतर्गत दिल्ली के विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। दिल्ली को क्या? विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। एनसीटी की स्थापना यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण। देखिए एक क्वेश्चन ये भी किया गया था एक बार कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश की स्थापना कब हो गई थी पूर्ण? तो 1992, याद रखिए 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन नंबर ए 15 लाख, ऑप्शन नंबर बी 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख, ऑप्शन नंबर डी 30 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली जो है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, केवल उन्हीं राज्यों के लिए जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है, यानी कि 20 लाख से नीचे होगा तो नहीं होगा, सिंपल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। बिल्कुल राइट है ये, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल से ही निहित होती है।
राज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकरण मंत्रिपरिषद है, ये भी सही है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, ये गलत है आपका तीसरा ऑप्शन। तो राइट क्या है? 1 2। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय को मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लिया जाता, ये गलत बात है। चलिए देखिए, इसमें एक राज्यपाल डिनोट हम लोग करते हैं, राज्यपाल से कुछ कुछ आपको रिलेटेड चीज़ बताते हैं। कभी कभी राज्यपाल की सैलरी पूछ देती है, राज्यपाल की सैलरी पूछ दी जाती है। तो आप याद रखिएगा, राज्यपाल की अभी जो करंट सैलरी है 3,50,000 है। कितना है? 3,50,000, याद रखिएगा। अभी जो राज्यपाल की करंट सैलरी है 3,50,000 है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रट लें। कितने बार एग्जाम्स में आ चुके हैं कि राज्यपाल की सैलरी कितनी है। आप प्रीवियस यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखिएगा तो देखिए, बैक वाला वीडियो नहीं देखिएगा क्योंकि उसमें सैलरी कुछ और बता देता है। आप जब भी कोई वीडियो देखें, करंट वीडियो देखें, राज्यपाल की अभी जो सैलरी है 3,50,000 है। चलिए 1-2 का और सैलरी मैं बता देता हूँ। कभी कभी प्रेसिडेंट की भी सैलरी पूछ देती है, यानी कि राष्ट्रपति का। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो सैलरी आपका 5 लाख है। अभी करंट में बता रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ करंट की बात कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस की बात नहीं करता। प्रेसिडेंट की अभी जो करंट सैलरी है 5 लाख है। उपराष्ट्रपति की करंट सैलरी, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। राज्यपाल का कितना बताया? 3,50,000। और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसकी सैलरी 2,80,000 है। और उससे नीचे जो भी न्यायाधीश है उसका सैलरी 2,50,000 है। आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो आप याद रखिए, राज्यपाल को कौन उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को छोड़ के राज्यपाल को कोई नहीं हटा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। एक है सिंधी और नेपाली, दूसरा है कोंकणी और मणिपुर, तीसरा है बोडो और संथाली, चौथा है संथाली और कोंकणी, अब पांचवा है डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी है 4 और 5। तो चलिए देखिए, हम लोग एक चीज़ बताते हैं। जो भाषा इसमें शामिल किया गया था वो बोडो और संथाली किया गया था। कौन किया था? बोडो, संथाली और डोगरी और मैथिली। तो कौन आ रहा है हम लोग का? 3 और 5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। कुछ नोट्स भी देख लीजिए। सिंधी जो भाषा था वो 1967 में था, 1992 में आपका कोंकणी, मणिपुर और नेपाली आया, और 2003 में आपका मैथिली, संथाली और डोगली आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार करें। पहला है सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, चौथा फारसी। बोल रहा है कि इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसको मिला? तो सबको मिला अल्पसंख्यकों का दर्जा। सिख को भी मिला हुआ, बौद्ध को मिला हुआ, जैन को भी मिला, फारसी को, यानी चारों आंसर राइट होगा। तो डी नंबर राइट आंसर, 1 2 3 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, इसमें 6 साल का कार्यकाल रहने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनावी में चिंतित होता है। गलत बात, सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्य का समावेश होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब दिया हुआ संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर मिलान करना है। इसमें क्या करना है? मिलान करना, अनुच्छेद को मिलान करना। तो देखिए फर्स्ट में क्या, अनुच्छेद 72 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, बिल्कुल राइट है। ये 72 में ही होता है क्षमा शक्ति। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र, बिल्कुल राइट है। सुप्रीम कोर्ट सलाह ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट सलाह ले सकती है 143 के तहत अनुच्छेद। फिर है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 राइट है। ये भी 360 में ये वित्तीय आपातकाल। फिर चौथा है अनुच्छेद 148 से
51 भारत के अटॉर्नी जनरल की सकते हैं, बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता, ये डी नंबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 148 से 151 है आपका, अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, सीएजी होता है इसका। देखिए मैं प्रीवियस वाला वीडियो में बताया था आपका सीएजी 148 में था, और सीएजी का मैं पिछले में फुल फॉर्म भी बताया था, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं। ये है आपका 148 में, तो चौथा नंबर गलत है आपका, ए बी सी राइट है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन राइट, 1 2 3। इसमें देखिए आप याद रखिए सीएजी जो है 140 से 151 ये सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की राष्ट्रपति करता है, और त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल रखता हो। ऑप्शन नंबर बी, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य का नागरिकता हासिल की हो। ऑप्शन नंबर सी, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। ऑप्शन नंबर डी, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया हो, उसे रोक दिया गया हो। सही विकल्प चुनिए। तो देखिए ये फोर्थ सिर्फ राइट है, ये कौन राइट है? सिर्फ ओनली फोर्थ राइट है, और तीनों गलत है लाइन से। ये चौथा नंबर डी ऑप्शन राइट है, फोर्थ नंबर। तो आप याद रखिएगा फोर्थ राइट, यानी कि ये किस में है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंस नोट्स में बता देता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये नंबरिंग देखिए शायद थोड़ा रॉन्ग डाला गया है, इसको आप देख लेंगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? बोल रहा है जो कि 6ठी अनुसूची है ना, किन राज्य अनुसूची से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा 4 राज्य अनुसूची से संबंधित होता है, 4 राज्य अनुसूची से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची से अलग लिया गया है। 6ठी अनुसूची से अलग लिया, ये बात को नोट रखें। देखिए आज हम लोग 15 क्वेश्चन डील किए सब मिला के। ये तो कहने का सिर्फ 15 क्वेश्चन है, मैंने तो जितने इंपॉर्टेंस नोट्स इसमें दिए कम से कम 100 क्वेश्चन हो गए होंगे। इसी तरह आप देखिए करंट पे बने रहें। अभी देखिए बहुत सारे बिहार में आपके एक से एक फॉर्म निकले हैं, जो सब में जीके जीएस पॉलिटी बहुत मायने रखता है। आपका बिहार पुलिस है, फॉरेस्ट है, दरोगा है, सब में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक एक चीज़ को अच्छा होगा आप कॉपी में नोट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।